गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिनव अवस्थी वापस से आपका मेरी अगली क्लास में स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 2 गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोगों को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और हर बार की तरह अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप इनबॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर डालें और शेयर करें, आपको डैम श्योर उनका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आज हम हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 2 जिसका नाम है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा लेसन नंबर 2 जिसका नाम है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। यानी कि इस लेसन में हम टोटली गाउस के नियम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में रीड करेंगे। अरे बात समझ में? तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। और हमारा पहला टॉपिक है, ध्यान देंगे आप, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर की जो पूरी कहानी है ना, वो इसी टॉपिक पर डिपेंड करेगी। ध्यान रखें, किस पे डिपेंड करेगी? विद्युत फ्लक्स पे। क्लियर? तो जरा ध्यान दें आप। अब सबसे पहले मैं आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता हूं कि एटलीस्ट विद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसे हम कैसे समझेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत फ्लक्स की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन बनती है जिससे आप ढंग से सुनिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो परिभाषा बनती है कि विद्युत क्षेत्र में रखे या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में रखे या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, कैसी गुजरने वाली? लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। किसकी संख्या? विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्मली विद्युत फ्लक्स की क्या परिभाषा बनती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही किसको व्यक्त करेगी? विद्युत फ्लक्स को। ठीक है, सामान्यतः विद्युत फ्लक्स को हम फाई ऐसे बनाते हैं, ये 0, इसके पेट को फाड़ दो, ठीक है, और इसके सरफिक्स में लगा दीजिएगा E। ये होता है विद्युत फ्लक्स का साइन मार्क, फाई E। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देता हूँ। वैसे जनरली विद्युत फ्लक्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम अभी इसमें उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स के बारे में जैसे कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है भैया? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक विद्युत फ्लक्स हो गया, सॉरी विद्युत क्षेत्र हो गया, या फिर आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पृष्ठ है और ये किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है। अब इस पृष्ठ से ये लंबवत या इस पृष्ठ के लंबवत ये क्या गुजर रही हैं? विद्युत बल रेखाएं जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेंगी। तो ये पृष्ठ हो गया बेटा, इस पृष्ठ के लंबवत आपको देख रखी है, क्योंकि वास्तविकता में ये बोर्ड 2D में है और ये जितनी भी कंडीशन जनरेट हो रही है सारी 3D में हो रही हैं। ठीक है, अगर इसकी वास्तविक स्थिति को लोगे तो ऐसे लोगे, ये पृष्ठ बन गया। अगर 3D में लोगे तो ये हवा में बनेगा, हवा में इस टाइप से। आ रही बात समझ में? ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गई। ठीक है ना, लेकिन हम इसको बना किस पर है? बोर्ड पर, इसलिए आपको थोड़ा सा ये अटपटा सा लगता है। आ रही बात समझ में? अगर इसको वास्तविक 3D में लेंगे तो ये तो बन गया मेरा हाथ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो बन गया पृष्ठ, और ये मेरी जो उंगली आपको नज़र आ रही है ये इस टाइप से इसको क्रॉस करेगी। तो आप देख सकते हैं लंबवत प्रवेश कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। तो अकॉर्डिंग अवर डेफिनेशंस हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या
किसको व्यक्त करेगी? विद्युत फ्लक्स की स्थिति को व्यक्त करेगी, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? फाई ई से। क्लियर? तो ये तो हो जाती है इसकी नॉर्मल से डेफिनेशन, किसकी? विद्युत फ्लक्स की। अब इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या बनता है, उस फॉर्मूले को हम कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। तो जैसे कि आपसे कोई पूछे कि भाई कोई भी विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक अल्पांश पृष्ठ रखा हुआ है, तो उस अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स के मान की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? तो अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप उसको ढंग से सुनिएगा और चाहे अगर आपकी इच्छा करे तो आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। अगर कोई कैंडिडेट आपसे पूछे कि भाई किसी भी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप उसको बताएंगे कि सर किसी भी अल्पांश पृष्ठ से, किसी भी अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र एवं उस अल्पांश पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन, अदिश गुणन का मतलब डॉट प्रोडक्ट के कैसा होता है? बराबर होता है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है ना, या विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र एवं उस अल्पांश पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के कैसा होता है बेटा? बराबर होता है। तो आप जरा ध्यान देंगे और यहां समझेंगे। मान लेता हूं मैं, ये मेरे पास विद्युत बल रेखाएं हैं जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र की स्थिति को व्यक्त कर रही हैं। तो बेटा ये हो गया आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र, हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए आप भी संभाल कर रहें, तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो देखो बेटा, ये आपके पास हो चुका है एक समान विद्युत क्षेत्र। इस एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये मेरे पास कोई भी एक अल्पांश पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो अल्पांश पृष्ठ है ना, इस विद्युत क्षेत्र से, जैसे कि मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र से इस अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर स्थित है। कितने कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो फंक्शन हम निकालेंगे वो क्या निकल कर आएगा? फाई ई का फंक्शन। तो मैंने आपको परिभाषा बताई कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पांश पृष्ठ, तो आपको ये अल्पांश पृष्ठ नजर आ रहा है, इस अल्पांश पृष्ठ से, यानी कि ये रहा अल्पांश पृष्ठ, इस अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र एवं इस अल्पांश पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर के अदिश गुणन के कैसा होगा? बराबर। तो फंक्शन क्या बनेगा बेटा? फाई ई इजिकल्स टू में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर डॉट इस अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कितना है? ds वेक्टर, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश राशि होती है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया? हो गया। तो पृष्ठ कैसा है बेटा? अल्पांश है क्या नहीं? अल्पांश है ना। तो अल्पांश के आगे निकालने के लिए आप आगे किसका साइन मार्क लगा दोगे? डी का, यानी कि पृष्ठ कैसा है? अल्प है। तो इसलिए हमने डी जो राशि होती है, ये कैसी राशि होती है? सॉरी, अल्पांश मान को व्यक्त करेगी, इसलिए हमने क्या लगा दिया? डी, ठीक है। तो डी फाई ई बराबर में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई ई इजिकल्स टू में इसको खोलेंगे आप ए डॉट बी से, तो ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। अरे बात समझ में। तो ये तो हो गया अल्पांश पृष्ठ से निर्गत। अगर आप संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे अगर आप, तो आपके पास जो ये फंक्शन है इसको उठा के लाएंगे आप। थोड़ा सा मेरे पास यहाँ जगह कम है इसलिए मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ। तो देखो बेटा, अल्पांश पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स था उसका सूत्र था डी फाई ई बराबर में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जो कि ये रहा अल्पांश पृष्ठ। आप निकाल रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो एक बात याद रखना, जब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जहां कहीं भी अगर आपको संपूर्ण या कुल नामक कोई भी शब्द सुनाई दे तो सोच लेना वहां पर समाकलन का चिन्ह उपयोग में लेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम समाकलन का चिन्ह उपयोग में ले लिया, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट
डी एस वेक्टर। समाकलन लेंगे तो ये फाई ई बच जाएगा, फाई ई बराबर में ई वेक्टर डॉट डी एस का, यानी ये तो हमारे पास निश्चित राशि होती है, ई वेक्टर कांस्टेंट फलन है तो बाहर आ जाएगा, डी एस का समाकलन लेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, एस वेक्टर। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, जहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र है और एस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, डी एस अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। तो ये नॉर्मल सा जो मैंने आपके सामने ये जो फंक्शन क्रिएट किया है, ये फंक्शन विद्युत फ्लक्स के सूत्र को व्यक्त करता है। कैसे करता है वो सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। तो आप वापस से एक बार आइए मेरे पास। हमने स्टार्ट किया था विद्युत फ्लक्स के, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हमने जो वास्तविक परिभाषा है वो पढ़ी। वास्तविक परिभाषा क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स को व्यक्त करती है। तो ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई भी प्रश्न रखा था जिससे लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है ना, ये किसको व्यक्त करेंगी, विद्युत फ्लक्स की स्थिति को व्यक्त करेंगे। विद्युत फ्लक्स का हमने सूत्र कैसे निकाला, तो मैंने आपको परिभाषा बोल के बताई है, एक लाइन लिखाई है या एक मैंने आपको समझाया जस्ट अभी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और उस अल्पांश पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के कैसा होता है, बराबर। तो देखो बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये तो मेरे पास संपूर्ण पृष्ठ है और ये अल्पांश पृष्ठ जो आपको नजर आ रहा है, ये अल्पांश पृष्ठ इस विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। तो इस अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स अल्प ही होगा, तो डी फाई ई से व्यक्त कर दिया मैंने, जो कि विद्युत क्षेत्र और इसके क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के कैसा है, बराबर। अब इसको हमने डॉट प्रोडक्ट से ओपन करके लिख दिया, जैसा कि मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया, ए डॉट बी। तो डी फाई ई बराबर कितना हो गया, ई डी एस कॉस थीटा। तो ये तो हो गया अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, डी फाई का फंक्शन। अब हमने निकाला था भाई संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी आप संपूर्ण या कुल नामक कोई भी शब्द सुनाई दे आपको, तो आप सीधा सा सोच लीजिए आपको किसका चिन्ह उपयोग में लेना है, समाकलन का। समाकलन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, समाकलन लेते ही क्या बचेगा हमारे पास, इधर फाई ई तो कांस्टेंट है ही आपके पास, निश्चित मान है, और डी एस का समाकलन लेंगे तो क्या बच जाएगा, एस। तो किसी संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स का फंक्शन बनेगा, फाई ई बराबर में कितना बच जाएगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्लियर, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने फंक्शन पढ़ा, फाई ई बराबर में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसका मात्रक निकालेंगे तो फाई ई बराबर में, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, इंटू डी एस क्या है, डी एस है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन गया बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। अब आप सोचेंगे गुरुजी विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपने न्यूटन प्रति कूलाम कहाँ से लिख दिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। विद्युत क्षेत्र बराबर में बल बटे में आवेश होता है, बल का कितना हो गया न्यूटन, आवेश का कितना हो जाएगा कूलाम। तो समझ में आ गया, ई का मैंने मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम कैसे लिखा, डी एस क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक इसका दूसरा मात्रक भी होता है और वो होता है वोल्ट इंटू वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। आ रही बात समझ में, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद डायमेंशन, विद्युत फ्लक्स की बीमा। ठीक है, ओ विद्युत फ्लक्स की बीमा जो कि हम निकाल रहे हैं, एक मिनट मैंने अभी जस्ट आपको इसका विद्युत फ्लक्स निकलवाया था, सॉरी विद्युत फ्लक्स का मात्रक मैंने आपको निकलवाया था, फाई इज टू में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो हम इसका मात्रक कैलकुलेट करते हैं, फाई इज टू में ई का बन जाता है हमारे पास न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो इसका मैंने दूसरा मात्रक अभी आपको वोल्ट प्रति मीटर बताया था, आप उसको कट कर लीजिएगा। वोल्ट प्रति मीटर नहीं, वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो एक तो हो गया न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, और दूसरा कितना हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर। अब हम निकालेंगे इसकी बीमा। तो बीमा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन हमारे पास चल ही रहा है, फाई इज इक्वल्स टू में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, देन फाई ई इज इक्वल्स टू ई को मैं लिख सकता हूँ, अब देखो डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो थोड़ा सा रफ वर्क मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको। ई इज टू में कितना होता है बेटा, एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है, बल। बल की जगह पर आप क्या रखेंगे, देखो मैं डायरेक्टली यहीं से कर देता हूँ, एफ वेक्टर अपॉन क्यू डॉट डी एस वेक्टर, देन फाई ई इज इक्वल्स टू में एफ की बीमा रखिएगा m1 L1 t-2, आवेश की होती है बेटा a1 t1। ओके, ds क्या क्षेत्रफल सदिश है L2। क्लियर। देन फाई ई इज इक्वल्स टू में, तो अब इसका अगर हम शॉर्ट आउट करेंगे इसको, तो सबसे पहले आप ऊपर वाले पार्ट को देखिए, m1 L1 और L2 कितने हो गए, L3, और ऊपर कितना चल रहा है t-2, डिवाइड में कितना चल रहा है a1 t1, इन दोनों को ऊपर लेकर जाओ, तो फाई ई इज इक्वल्स टू में आपके पास फलन बनेगा m1 L3। अब देखो बेटा -2 पर है, नीचे प्लस का बने, ऊपर जाएगा तो माइनस का बनेगा, t-3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a प्लस के बने ऊपर जाएंगे तो कितना बन जाएगा, a-1। तो विद्युत फ्लक्स की बीमा कितनी हो गई, फाई ई इज इक्वल्स टू में m1 L3 t-3 a-1। क्लियर। तो ये तो हो गए इसके मात्रक, और ये हो गई बीमा, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा तरीका से निकाल के बताया है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और उसकी बीमाएं क्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ज़रूर आया होगा। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे राजस्थान बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से नॉर्मली आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत फ्लक्स से संबंधित 1 या 1.5 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन हर साल, नहीं तो 1 साल छोड़कर 1 साल पूछा जाता है, ज़रूरली पूछा जाता है। और यहाँ से आगे आप जैसे जिस स्टैंडर्ड में जाएंगे तो कंपटीशन लेवल में भी इससे रिलेटेड काफ़ी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो जैसे कि 1-2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको शॉर्ट आउट करके बताता हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे कि कोई न्यूमेरिकल आया कि किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर में 400 i कैप प्लस 200 j कैप न्यूटन प्रति कूलम में स्थित फाइव इंटू 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स के मान की गणना करो या कीजिए। तो आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र इतना है में कोई इतने क्षेत्रफल का कोई प्रश्न रखा हुआ है, उससे निर्गत हमें विद्युत फ्लक्स के मान की क्या करनी है भैया, गणना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे,
ई वेक्टर का मान आपको दे रखा है उसने 400 आई कैप प्लस 200 जे कैप न्यूटन प्रति कूलम ये दे रखा है। और जो क्षेत्रफल सदिश है डी एस वेक्टर उसका मान उसने आपको दे रखा है 5 × 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर ये मान दे रखा है। और इस पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स के मान की वो क्या कर रहा है, गणना आपसे करवा रहा है। तो जैसे कि आपको सूत्र की गणना तो मालूम है ही, फाई ई इजिकल्स टू में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये सूत्र होता है। तो दोनों के मान आपको दे रखे तो मान रखिएगा। देन फाई ई इजिकल्स टू में ई की जगह पर आप क्या रखेंगे 400 आई कैप प्लस 200 जे कैप डॉट एरिया कितना दे रखा है बेटा 5 × 10⁻³ जे कैप ये वो ही न्यूटन प्रति कूलम और ये कितना चल रहा है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाई ई इजिकल्स टू में तो देखो बेटा आई कैप मैंने आपको दुनिया भर के न्यूमेरिकल 11th क्लास में करवाए इस टाइप के। आई कैप का कोई पद है ही नहीं तो ये तो पद खत्म हो ही गया। क्या बच रहा है आपके पास, जे कैप के पद बच रहे हैं। तो ज़रा ध्यान दो 200 × 5 × 10⁻³ इधर जे कैप का डॉट प्रोडक्ट आप किसके साथ करवाओगे, जे कैप के साथ। और फंक्शन चल रहा है न्यूटन प्रति कूलम मात्रक चल रहा है न्यूटन प्रति कूलम × मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा फाई ई इजिकल्स टू में इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 गुणा में 200 को 2 गुणा में 10⁻² लिख सकता हूँ क्या नहीं, इनटू में 5 गुणा में 10⁻³ ये चल ही रहा है। ठीक है, तो बराबर में माइनस के 3 और प्लस के 2 तो माइनस का 1 5 दूनी 10 10 गुणा में 10 की घात कितना बच रहा है आपके पास -1। आ रही बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम × मीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में, क्लियर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक न्यूमेरिकल और करवाता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। उसको आप कैसे हल करोगे, मैं आपको मूजवाणी बोल देता हूं, आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिएगा। कोई एक बेलन है और वो बेलन एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा हुआ है। माना जाता है कि विद्युत क्षेत्र इस बेलन के अक्ष के अनुदिश है। तो सिद्ध कीजिए इस संपूर्ण बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होगा, 0 होगा। तो एक बार वापस से मैं न्यूमेरिकल को रिपीट कर रहा हूं कि एक बेलन एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्थित है और वो इस प्रकार से स्थित है कि उस बेलन का अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा में है या विद्युत क्षेत्र उस बेलन के अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, तो इस स्थिति में उस बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स के मान की हमें क्या करनी है, गणना। या वो बता देगा भाई इस स्थिति में इस बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, तो बेटा देखिए ये मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये मेरे पास एक बेलन रखा हुआ है। ठीक है, माना जाता है कि विद्युत क्षेत्र इस बेलन के अक्ष के अनुदिश है। तो आपको नजर आ रहा होगा ये बेलन का क्या है, अक्ष। ये किसकी दिशा में है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो इस स्थिति में इस संपूर्ण बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए मैं इस बेलन को 3 भागों में बांट देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये हो गया भाग S1 S2 और ये जो वाला भाग है वो कितना हो गया, S3। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए। इस बेलन के 3 भाग हो गए, अर्थात मैं यहां पे लिखूंगा बेलन को 3 भागों में विभाजित करने पर
तो आपकी आंखों के सामने 3 भाग मैंने शो किए हैं, S1, दूसरा S2 और तीसरा S3। तो आप देख सकते हैं S1 व S2 ये दोनों भाग तो कैसे हैं, वृत्ताकार। और S3 दिख रहा है आपको, ये कैसा है, कर्विकल है, वक्राकार। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। अब एक बार तो मैंने अल्पांश पृष्ठ की उपस्थिति यहाँ मानी है, एक बार मैंने यहाँ मानी है और एक बार मैंने यहाँ मानी है। तो प्रत्येक कंडीशन में विद्युत क्षेत्र तो इसी दिशा में रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि साहब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो कैसी रहेगी, एक समान ही रहेगी। अब मैंने जब यहाँ अल्पांश पृष्ठ रखा है इस पॉइंट पर, यानी कि वक्राकार पृष्ठ S1 पर मैंने जब अल्पांश पृष्ठ की उपस्थिति वृत्ताकार पृष्ठ S1 पर जब मैंने अल्पांश पृष्ठ की उपस्थिति मानी है, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। यहाँ पर अल्पांश पृष्ठ को लेकर आऊँगा मैं, तो वो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा कि नहीं होगा, यहाँ से विपरीत डायरेक्शन में आएगा ना। यहाँ से उठा के लाओ, हम अल्पांश पृष्ठ की उपस्थिति को यहाँ मानेंगे तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। और S3 यहाँ पर अल्पांश पृष्ठ रखेंगे, देखो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है ही है, और ये बन गया अल्पांश पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए। अतः यहाँ के बाद आप देखिए, अतः संपूर्ण बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो बेटा संपूर्ण बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 और पृष्ठ S3 तीनों से निर्गत विद्युत फ्लक्स के योग के कैसा होगा, बराबर। तो मैं मान लेता हूँ संपूर्ण बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, φe, जो कि इस बेलन को मैंने जो 3 भागों में विभाजित किया है S1, S2 और S3, इन तीनों से निर्गत विद्युत फ्लक्स के योग के कैसा होगा, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ φe S1 प्लस φe S2 प्लस φe S3। तो बेलन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, बेलन के जो 3 भाग हैं S1, S2, S3, उन तीनों से निर्गत विद्युत फ्लक्स के योग के कैसा होगा, बराबर। ध्यान दीजिए, अब मान रखते हैं हम कुल विद्युत फ्लक्स बराबर φe प्रथम पृष्ठ से, यानी कि प्रथम वृत्ताकार पृष्ठ S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो देखो विद्युत क्षेत्र तो E वेक्टर है ही, क्षेत्रफल सदिश कितना हो गया, ds वेक्टर। पहचान के लिए सरफिक्स में हम S1 लिख देंगे, प्लस ऐसे ही E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, पहचान के लिए सरफिक्स में S2, प्लस ऐसे ही थर्ड का E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, पहचान के लिए S3। क्लियर। इनको अब मैं खोलता हूँ यहाँ से, तो φe इज इक्वल्स टू में EDS कोस थीटा S1 प्लस EDS कोस थीटा S2 प्लस EDS कोस थीटा S3, तीनों पृष्ठों को ले लिया। अब तीनों की जरा एंगल के कैलकुलेशन कर लेते हैं। पृष्ठ S1 पर विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। पृष्ठ S2 पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सरल रेखा कौन बन रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये है, क्षेत्रफल सदिश ये है, तो थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ज़रा मान रखिएगा, कुल विद्युत फ्लक्स φe बराबर में EDS कॉस S1 पर थीटा कितना आ रहा है, 0, प्लस S2 पर कितना आ रहा है, 180। देख लीजिएगा आप चित्र में, और S3 पर कितना आ रहा है, 90। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। आप जानते ही हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ, कोस 0 का मान कितना होता है, 1, कॉस 180 का मान -1, कॉस 90 का मान कितना हो गया, 0। तो ये पद तो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि cos 90 का मान 0 रखेंगे, 0 गुना EDS से करेंगे, पूरा पद खत्म। यहाँ पर मान रखिएगा φe बराबर में cos 0 का मान 1 का गुना EDS से कराओगे तो कितना हो जाएगा, EDS प्लस यहाँ पर EDS चल ही रहा है, गुणा में cos 180 का मान कितना रखेंगे, -1 का गुणा EDS से कराएंगे तो देखिएगा EDS
माइनस 1 का गुना EDS करेंगे तो माइनस का EDS, माइनस एस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो EDS, EDS से क्या कैंसिल हो गया EDS, फाई बराबर में कितना आ जाना है 0। तो हमारा न्यूमेरिकल था कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई भी एक बेलन रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के अंदिश है, तो इस स्थिति में इस संपूर्ण बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स के मान की गणना करनी है। तो हमने ये बेलन लिया था, इस बेलन के अक्ष को हमने विद्युत क्षेत्र दिशा में रखा। अब इस कंडीशन में इस बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। आप देख सकते हैं S1, S2 और S3। S1, S2 दोनों वृत्ताकार हैं, S3 कैसा है वक्र पृष्ठ है, ठीक है ना, तो वक्राकार हमने मान लिया, वक्र पृष्ठ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर तीनों कंडीशंस पर, यानी कि तीनों पृष्ठों से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाला है, क्योंकि इन तीनों पृष्ठों से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इस संपूर्ण बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स के कैसा होगा, बराबर होगा। तो हमने निकाला था संपूर्ण बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो इस संपूर्ण बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हो गया फाई बराबर में जो निर्गत संपूर्ण बेलन से निर्गत जो टोटल फ्लक्स है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है, वो पृष्ठ S1, पृष्ठ S2, पृष्ठ S3 तीनों से निर्गत विद्युत फ्लक्स के कैसा होगा, योग के बराबर। तीनों को हमने कैलकुलेशन कर ली, आंसर कितना निकल कर आ गया हमारे पास 0, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी, आप इसको रीड कीजिए, रिपीट कीजिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप तो आप इनबॉक्स में लिखिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।